एनवायरनमेंट यहाँ पर हम लोग करेंगे। और वैसे तो मैंने शीट दे दी थी एनवायरनमेंट की, और ये जो शीट है एनवायरनमेंट की, ये 37-38 पेजेस की है, और ये मोर देन सफिशियंट है। और अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 82, 85, 90% तक क्वेश्चन इस शीट से कवर हो जाते हैं, क्योंकि लगभग सभी चीजें हम लोगों ने इसमें कंसिडर कर ली हैं, इंक्लूड कर ली हैं। इसके साथ घटना चक्र को जरूर से लगाना है। और 30-35 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, बहुत टेंशन में हैं। रिवीजन में उनको दिक्कतें हो रही हैं, चीजों को रिकॉल करने में दिक्कतें हो रही हैं, चीजों को भूल रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, एग्जाम जब पास आता है तो इस तरीके का काम होता ही है। दिमाग जो है वो अपने कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करता है, और बिल्कुल भी मेहनत करने की कोशिश नहीं करता, और हमारे ऊपर ये इंप्रेशन डालने की कोशिश करता है कि चीजें बड़ी कठिन है। दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है, आप दिमाग को बेवकूफ बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बाकी मैं एग्जाम के दिन तक आपके यहाँ पर साथ हूँ, जितना मुझसे मैक्सिमम हो पाएगा मैं सारा कुछ करूंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे बस एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस चीज को पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हम दोनों लोगों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। 11 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, उन 11 लाख लोगों में जितने भी लोग पास होंगे उनमें आपका नाम होना ही चाहिए। ठीक। तो पर्यावरण की वैसे तो शीट थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही तो हम लोग पर्यावरण को यहाँ पर कवर कर लेंगे। और 35-37 पेजेस है इसमें, 2-3 क्लासेस मैक्सिमम हम लोग इसको कवर कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिक्स को भी हम लोग कवर कर लेंगे, और जहां पर भी जो जरूरत है मुझे बताइएगा। ठीक है। तो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की दो शीट्स हैं, एक हिंदी वाली है, एक इंग्लिश वाली है। हिंदी वाली क्योंकि मेजोरिटी हिंदी में है तो शीट मैंने हिंदी के लिए, लेकिन टर्म्स हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों के कवर करते हुए चलेंगे। हिंदी और इंग्लिश वाली शीट में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। हिंदी वाली शीट का ही ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश वाली शीट है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, एक सेगमेंट हम लोग इसका खत्म कर लेंगे। सबसे पहली चीज, कुछ टर्म्स हमारे पास एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना यानी कि जो इकोसिस्टम है इसका जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था। जो डीप इकोलॉजी है यानी कि जो गहन पारिस्थितिकी है, इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था। जो पारिस्थितिकी नीचे है, ठीक है, ये इसका जो कंसेप्ट है किसने दिया था। हम लोग इन सभी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे इसको, कि अगर क्वेश्चन कहीं घुमा फिरा के आ गया तो हम लोग उसको कर लें। तो सबसे पहली चीज है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है वो एजी टांसले ने दी थी। अब पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली है क्या। पारिस्थितिकी तंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको इको सिस्टम। इसका मतलब क्या है। इकोसिस्टम एक ऐसी नेचुरल यूनिट है, एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है, बस समझते जाइए, सुनते जाइए, दिमाग में बैठालते जाइए, कोई मेहनत करने वाली चीज यहाँ पर नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जहां पर जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी का मतलब हम और आप, या कोई भी जीव जो चाहे वो पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई कीड़ा हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, ये सब क्या है, ये सब जीवधारी है जिसमें जीवन है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होते हैं जैविक घटक यानी कि जैसे हम लोग हैं जीवित, और दूसरे होते हैं अजैविक घटक यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो जो इकोसिस्टम है वो एक ऐसी प्राकृतिक इकाई होता है, एक ऐसी नेचुरल यूनिट होता है जहां पर जो जीवधारी होते हैं यानी कि जो जैविक घटक होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, और जो अजैविक घटक होते हैं यानी कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से, एक दूसरे के साथ कंपटीशन से, एक दूसरे के साथ जो पोषण चक्र होता है, न्यूट्रिशन साइकिल होता है, और एनर्जी का फ्लो होता है, उसके माध्यम से निरंतर संपर्क में रहते हैं और एक बैलेंस सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्या है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। एक ऐसी प्राकृतिक इकाई जहां पर जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और जो नॉन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए न्यूट्रिशन साइकिल यानी कि पोषण चक्र। पोषण चक्र में क्या क्या आता है। कार्बन साइकिल आता है, फास्फोरस साइकिल आता है, नाइट्रोजन साइकिल आता है, वाटर साइकिल आता है। हम लोग इनको अभी आगे देखेंगे। और ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो के माध्यम से एक दूसरे के निरंतर संपर्क में रहते हैं और एक बैलेंस्ड सिस्टम का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को हम लोग अभी आगे भी देखेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है किसने दिया था। ये एजी टांसले ने दिया था। बस इतना ध्यान रखना है कि कंसेप्ट किसने दिया था। एजी टांसले ने।
गहन पारिस्थितिकी शब्द यानी कि गहन पारिस्थितिकी होता है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो अर्नीज नेस ने किया था। अब डीप इकोलॉजी क्या होता है? डीप इकोलॉजी बेसिकली एक फिलोसॉफिकल और एक एथिकल विचारधारा है, जिसका ये मानना होता है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ह्यूमंस के इंटरेस्ट से अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है। मतलब क्या है? अब जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम लोग अपने फायदे के लिए, हमको खेती करनी तो हम पेड़ काट देते हैं। बहुत से लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो क्या करते हैं, वो जानवरों को मार देते हैं, जानवरों को मारकर कंज्यूम करते हैं। तो उन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम इन सभी चीजों की, पेड़ों की, पौधों की, दूसरे जीव जंतुओं की लाइफ का, उनकी एंटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे खुद के हित, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे खुद के इंटरेस्ट, हमारे लिए हमारी खेती जरूरी है। तुमने पेड़ों को काट दिया ये मानते हुए कि पेड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। हमने किसी चिकन को, हमने किसी बकरे को, हमने किसी दूसरे जानवर को काट लिया क्योंकि हमारे लिए हमारा इंटरेस्ट महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारा स्वाद महत्वपूर्ण है, हमारे सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो डीप इकोलॉजी शब्द है उसका ये मतलब है, वो ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव के साथ साथ जो दूसरे प्राणी हैं, वो दूसरे प्राणी भी प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है, और मानवों को उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार वो अपने लिए चाहता है। मानवों को, दूसरे जीवों को, दूसरे जंतुओं को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी वो खुद को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक। यानी कि ये विचारधारा क्या मानती है? ये मानती है कि सभी जीवों की जो वैल्यू होती है वो ह्यूमन इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट होती है। और यहाँ पर मतलब केवल पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट जो डीप इकोलॉजी का है वो ये कहता है कि नेचर के साथ हमारा एक बहुत ही डीप, बहुत ही आत्मिक और बहुत ही एथिकल रिलेशन होना चाहिए। सभी प्राणियों के साथ बराबरी का व्यवहार इंसान को करना चाहिए, ये मानते हुए कि धरती और धरती के संसाधन जितने हमारे हैं उतना ही उन पर अधिकार दूसरे प्राणियों का है, उतना ही अधिकार एक चींटी का है, उतना ही अधिकार एक पतंगे का है, उतना ही अधिकार दूसरे जीव जंतुओं का है। जितनी धरती हमारी है, जितने प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, उतने ही उनके हैं। हमको अपने फायदे के लिए जीवों को नुकसान या उनके जीवन के साथ किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये डीप इकोलॉजी के का कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये अर्नीज नेस ने दिया था। ठीक। यानी कि मानव केवल एक जीव नहीं है, बल्कि प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है, और उसे दूसरे जीवों के साथ भी बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। ये डीप इकोलॉजी कंसेप्ट है अर्नीज नेस का। फिर पारिस्थितिकी नीशे की अवधारणा जोसेफ ग्रीनेल ने दी थी। पारिस्थितिकी नीशे बेसिकली क्या है? पारिस्थितिकी नीशे बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो जीव है या कोई जाति है, यानी कि जो पारिस्थितिकी नीशे को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल नीशे, इसका मतलब होता है कि कोई भी जीव या कोई भी जीव की कोई स्पीशीज जो है, उसकी उस इकोलॉजी में क्या रोल है, उसकी उस इकोलॉजी में क्या पोजीशन है, उसका उस इकोलॉजी में क्या काम है। यानी कि ये पारिस्थितिकी नीशे यानी कि इकोलॉजिकल नीशे ये दर्शाता है कि कोई पर्टिकुलर जो जीव है वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, किसके साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और इकोलॉजिकल सिस्टम में उसका क्या काम है। हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी जीव का प्रोफेशन, किसी भी जीव का रोल या भूमिका क्या है। ठीक है। ये उसका पारिस्थितिकी नीशे होता है। अभी थोड़ी देर के बाद हम पारिस्थितिकी नीशे को और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फिलहाल हमको ये ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिकी नीशे, इकोलॉजिकल नीशे का जो कंसेप्ट है ये दिया था हमको जोसेफ ग्रीनेल ने। तो ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का कंसेप्ट एजी टांसले ने दिया है, डीप इकोलॉजी अर्नीज नेस ने दिया है, पारिस्थितिकी नीशे यानी कि इकोलॉजिकल नीशे का कंसेप्ट दिया है जोसेफ ग्रीनेल ने। एक किताब थी जिसका नाम था हरित विकास, इस पर कई बार सवाल आया है कि ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है WM एडम्स ने लिखी है। नेचुरल जो फार्मिंग होती है उसके एक्सप्लोरर, उसके जो अन्वेषक हैं वो कौन है? मसानोबु फुकुओका, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था वो नाम ध्यान रखना है, वो नाम है वाल्टर जी रोसेन का। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एज इट इज इन पर सवाल पूछा जाता है।
ये नाम और इनके साथ एसोसिएटेड जो टर्म्स है उनको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पर्यावरण की, यानी कि एनवायरनमेंट की। ठीक। अब पर्यावरण या एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है? पर्यावरण या एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है, हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि 1986 में आया था। वो क्या कहता है? पर्यावरण, पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है चारों तरफ से जो भी चीजों ने हमको घेर के रखा है। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमारा पर्यावरण है। हमारे चारों तरफ जो हवा है, हमारे चारों तरफ जो पानी है, जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतुएं हैं, ये सारी चीजें जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सब हमारे लिए हमारा एनवायरनमेंट है, वो सब हमारे लिए हमारा पर्यावरण है। कोई भी चीज जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, वो हर चीज हमारे पर्यावरण में आएगी, वो हर चीज हमारे एनवायरनमेंट में आएगी। और उनके साथ हम जो इन जो जो अंतः क्रिया करते हैं, हम उनके साथ जो जिस तरीके से उनके साथ डील करते हैं और वो हमारे साथ डील करती हैं, ये चीज भी वहां पर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण का भाग होती है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या कहता है कि किसी जीव के चारों तरफ घिरा जो भौतिक और जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया जो है वो सारा एनवायरनमेंट का पार्ट है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो जमीन है, जो पानी है, जो हवा है, जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतुओं का समूह हमारे चारों तरफ है, वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। अगली चीज हमारे पास ये कहती है कि जो पर्यावरण है वो एक इनडिविजिबल कम्युनिटी है। पर्यावरण इनडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें जैविक यानी कि लिविंग और बायोटिक चीजें भी शामिल हैं, और अजैविक यानी कि नॉन लिविंग और अबायोटिक चीजें भी शामिल हैं। और उनकी जो परस्पर आपस में जो क्रिया होती है, उस क्रियाशीलता की वजह से पर्यावरण का निर्माण होता है। तो जैसे हमारे सामने कोई जीव है, हमारे साथ कोई पेड़ पौधे हैं, ये हमारे आसपास की क्या है? जीवित वस्तुएं हैं, बायोटिक और लिविंग और चीजें हैं। ये पर्यावरण का भाग है हमारे। हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, हवा तो नॉन लिविंग है। ठीक है। हम जिस जमीन पर, मिट्टी पर बैठे हुए हैं, पत्थरों पर बैठे हुए हैं, ये पत्थर मिट्टी क्या है? ये नॉन लिविंग है। ठीक। तो ये सब मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। पर्यावरण के प्रकार इसी तरीके से दो प्रकार के होते हैं, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग में। तो जैविक पर्यावरण यानी कि बायोटिक एनवायरनमेंट, इसमें क्या आ गई? हमारे चारों तरफ की वो सब चीजें जो लिविंग है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? एनिमल्स भी आ जाएंगे, और साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? जो प्लांट्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो जो एनिमल्स वाले हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जंतु पर्यावरण बोलते हैं। और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? वानस्पतिक पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वानस्पतिक पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है। भौतिक पर्यावरण क्या होता है? भौतिक पर्यावरण हमारे पास होता है जो नॉन बायोटिक, अबायोटिक होता है, नॉन लिविंग होता है, उसको हम लोग भौतिक पर्यावरण बोलते हैं। तो ये क्या है? ये एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। हमारे चारों तरफ जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो क्या है? वो हमारा एबायोटिक पर्यावरण है। जलवायु के आधार पर इसको बांटा गया है, स्थल मंडलीय पर्यावरण। ठीक, यानी कि जो जमीन में हमारे आसपास चीजें हैं। वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेरिक। जल मंडलीय यानी कि हाइड्रोस्फेरिक पर्यावरण। भौतिक स्थिति के आधार पर हमारा क्या होता है? ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेट एनवायरनमेंट होता है, और पोलर एनवायरनमेंट होता है। तो ये दो प्रकार का हमारा एनवायरनमेंट है। पर्यावरण जो है यानी कि एनवायरनमेंट है, उसके तीन कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। ये तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहले हैं हमारे, हम लोगों ने अभी देखा, एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे पानी, हवा, एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि पेड़ पौधे, मानव और जंतु एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स है। हमारे आसपास वो सारी चीजें जो जिंदा हैं वो बायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। फिर एनर्जी कंपोनेंट, एनर्जी कंपोनेंट का मतलब हमारे पर्यावरण को जहां से एनर्जी मिल रही है, वो सारी चीजें जो हमारे पर्यावरण को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, वो हमारे कैसे होते हैं? एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं। और जो मेन सोर्स हमारे एनवायरनमेंट में एनर्जी का है वो क्या है? वो है सूरज, वो है सन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सौर ऊर्जा और जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है।
ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को एनर्जी देते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेन सोर्स एनर्जी का हमारे एनवायरनमेंट में है वो क्या है, वो है सूरज। यानी किसी भी पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है, इसको ध्यान रखना है। इस पर कई बार सवाल आया है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रमुख स्रोत है हमारा सूर्य। तो ये टर्म जो है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हमारे पास हैं, जिनमें एक कंसेप्ट हमारा है नियतिवादी अवधारणा का। एक कंसेप्ट है हमारे पास संभववादी अवधारणा का। ठीक, तो जो नियतिवादी अवधारणा है इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनिस्ट। डिटर्मिनिस्ट कंसेप्ट इसको बोला जाता है। डिटर्मिनिस्ट कंपोनेंट कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य है उस मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, सब कुछ पहले से ही डिटरमाइंड है। तो इसको हम डिटरमिनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटरमिनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, डिटरमिनिज्म ही बोलते हैं। डिटरमिनिज्म में बेसिकली क्या है, अगर हम डिटरमिनिज्म की बात करें तो डिटरमिनिज्म में कई सारे लोगों का नाम आता है, हमबोल्ट का आता है, कार्ल रिटर का आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनिज्म में अगर किसी का नाम है तो वह फ्रेडरिक रैटजेल का और इल्सवर्थ हटिंगटन का। अभी हम लोग इनका नाम देखेंगे। तो नियतिवादी अवधारणा क्या है, जो डिटरमिनिज्म है वो ये मानता है कि जो मानव जीवन है, जो कल्चर है और जो उसकी एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से जियोग्राफिकल और नेचुरल जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं उन पर निर्भर करती है। और मनुष्य जो है वो प्रकृति के हाथों में कठपुतली की तरह है, यानी कि वो क्या बनेगा, वो क्या करेगा, ये प्रकृति डिसाइड करती है, ये जियोग्राफिकल कंडीशंस डिसाइड करती हैं। ह्यूमन जो है वो एक निष्क्रिय एलिमेंट है, वो एक पैसिव एजेंट है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पर कहा गया कि हम किसी भी जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन या उसकी प्रकृति के आधार पर बता सकते हैं कि वहां के लोग कैसे होंगे। तो यहाँ पर फ्रेडरिक फ्रेडरिक जो रैटजेल हैं, नाम नियतिवादी धारणा में हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नाम इनके अलावा हैं वो कौन है, वो हैं फ्रेडरिक रैटजेल का और इल्सवर्थ हटिंगटन का। ठीक, इल्सवर्थ हटिंगटन का ध्यान रखना है कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ किसके द्वारा डिसाइड होता है, प्रकृति के द्वारा और जियोग्राफिकल कंडीशंस के द्वारा। जैसे अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि जो गर्म जलवायु में जो भी लोग रहते हैं, जो भी वार्म क्लाइमेट में रहने वाले लोग होते हैं, वो आपको आलसी देखने को मिलेंगे। हार्श क्लाइमेट के क्षेत्र में इलाके जो भी रीजन्स होते हैं वो कैसे होंगे, वो हमेशा डेवलपिंग रहते हैं। ठीक, यहाँ पर यह भी बताया गया कि जैसे मिस्र की सभ्यता का एग्जाम्पल इन लोगों ने लिया और कहा कि मिस्र की सभ्यता इस वजह से डेवलप हुई क्योंकि वहां पर नील नदी थी। अगर वहां पर नील नदी ना होती, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस रिवर ना होती, तो ये सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप ही ना हो पाती, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी ना होती। तो इनका कहने का मतलब है कि इंसान अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सभी चीजें जो है वो प्रकृति और जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं, सिचुएशंस है, उनसे ही डिसाइड होती हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। ये नियतिवादी अवधारणा है। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार मानव जो है वो पर्यावरण का यानी कि एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट है और पूरी तरीके से प्रकृति पर वो निर्भर है। दूसरी है हमारी संभववादी अवधारणा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबलिज्म। पॉसिबलिज्म इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पॉसिबलिज्म का मतलब होता है, पॉसिबलिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया है विडाल डीला ब्रूस ने। किसने दिया है, विडाल डीला ब्रूस ने दिया है। और पॉसिबलिज्म ये कहता है कि मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो एनवायरनमेंट का पैसिव कंपोनेंट नहीं है। ये क्या कहता है, ये कहती है कि ह्यूमन जो है वो पैसिव कंपोनेंट है या पैसिव एजेंट है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कैसा है, वो निष्क्रिय है।
जबकि इसमें कहा जाता है कि ह्यूमन जो है वो एक्टिव एजेंट है। ठीक, वो कैसा है, वो सक्रिय घटक है एनवायरनमेंट का। ये हमारी संभववादी अवधारणा कहती है। संभववादी मतलब कुछ भी संभव है। इसके हिसाब से ये जो कंसेप्ट है, इसके हिसाब से कहा जाता है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक एक्टिव एजेंट है और वो इसमें कोई भी परिवर्तन कर सकता है। पॉसिबलिज्म कहता है कि जो नेचुरल वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, वो केवल एक लिमिट तक ही मानव को प्रभावित करता है। लेकिन उसके लेकिन जो मनुष्य है वो अपनी बुद्धि से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इनोवेशन से ऑप्शंस को, अब जो विकल्प हैं उनको चुन सकता है और प्रकृति को अपने अनुकूल बना सकता है। ये संभववादी अवधारणा है। ठीक, इसको देने वाले कौन है? इसको देने वाले हैं पॉल विडे ला ब्लाशे, जिसके प्रमुख विचारक हैं, और लूसियन फेब्रे भी इससे संबंधित। तो एक तो विडाल डीला ब्रूस का नाम यहाँ पर आता है, और दो नाम हमको और यहाँ पर ध्यान रखना है। पॉल विडाल डीला ब्लाशे, पॉल विडाल डीला ब्लाशे, ये फ्रांस के जियोलॉजिस्ट जियोग्राफर थे। कहाँ के थे? फ्रांस के जियोग्राफर थे। और दूसरे हैं लूसियन फेब्रे, लूसियन फेब्रे। ठीक, इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने दिमाग से, अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इनोवेशन का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम डिटर्मिनिज्म को मानते हैं तो दुबई जैसा, सऊदी अरब जैसा जो एक रेगिस्तान है, वहां पर तो ह्यूमंस का डेवलपमेंट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी रेगिस्तान में दुबई जैसी आधुनिक सभ्यता का विकास मनुष्य ने कर लिया है। मनुष्य ने पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ते बना लिए हैं, पुल बना लिए हैं, सुरंग बना लिए हैं। ये क्या है? ये मानव ने एक्टिवली काम किया है ना। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, उसने टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का इस्तेमाल किया, और इस तरीके से उसने इन चीजों को संभव बनाया। यानी कि इनका नहीं है, मनुष्य भी कर सकता है, ये इन्होंने बताया। यानी कि प्रकृति जो है वो हमको विकल्प देती है, लेकिन उनका चुनाव कौन करता है? मानव करता है। ये संभववादी अवधारणा है। लोगों के नाम ध्यान रखने हैं, विडाल डी लाब्रोश, पॉल विडाल डी लाब्लाशे और लूशियन फेब्रे का नाम आपको ध्यान रख लेना है। मेरे ख्याल से आपको इनका कंसेप्ट क्या है वो समझ में आ गया होगा। फिर आती है नव नियतिवादी अवधारणा, यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म जो है उससे रिलेटेड लोग हैं ग्रिफिथ टेलर और ओ एच स्पेड। ग्रिफिथ टेलर और ओ एच स्पेड इससे एसोसिएटेड लोग हैं। ये जो बेसिकली क्या है, ये जो न्यू डिटर्मिनिज्म है, ये एक बैलेंस क्रिएट करता है। ये किसके बीच में बैलेंस क्रिएट करता है? ये बैलेंस क्रिएट करता है, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म के बीच में ये बैलेंस क्रिएट करता है। ये कहता है, अच्छा, इसको कुछ लोग पॉसिबल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉसिबल डिटर्मिनिज्म भी कुछ लोग बोलते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है, इसमें कहा गया कि जो नेचर है वो कुछ हद तक बाधाओं को और दिशाओं को डिटरमाइन करती है। लेकिन मानव जो है, ह्यूमन भी है, वो एक लिमिटेड रूप से इंडिपेंडेंट है। यानी कि प्रकृति बाधाएं बना सकती हैं, दिशाएं तय कर सकती है, लेकिन मानव भी स्वतंत्र है और अपने हिसाब से वहां पर जो है वो काम कर सकता है। ठीक, लेकिन अपनी सीमा के अंदर। ये क्या कहता है कि ये मनुष्य जो है वो अपनी सीमा के अंदर, प्रकृति की सीमाओं के अंदर रहते हुए विकास कर सकता है। जैसे वो पहाड़ को काटकर सड़क तो बना सकता है, लेकिन अगर कोई ज्वालामुखी फटने वाला है, कोई भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, तो वो उसको नहीं रोक सकता। यानी कि उसकी लिमिट है, तो पूरी तरीके से हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। ठीक, यानी कि ये क्या है? ये जो कंसेप्ट है रुको और जाओ की नीति अपनाने की बात करती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा के समर्थक है, और ये कहती है कि नेचर का अविवेकपूर्ण दोहन जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर? ठीक, रिलेटेड पर्संस कौन है? ग्रिफिथ टेलर और ओ एच स्पेड। अगला है हमारे पास पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली क्या है? इकोलॉजी बायोलॉजी का एक
ब्रांच है। और बायोलॉजी का एक ब्रांच होते हुए ये क्या करती है, ये जो जीव समुदाय है, यानी कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हैं, उनके और उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो वातावरण है, उनके बीच जो म्यूचुअल रिलेशन है उसकी स्टडी करता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है, पहली चीज है कि ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जो क्या करता है, जीव समुदायों और उनके वातावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का, म्यूचुअल जो उनके रिलेशंस हैं उनकी स्टडी करती है। क्या, इकोलॉजी उनकी स्टडी करती है। ध्यान रखना है कि इसका शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किसने किया था, सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये नाम ध्यान रखना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ठीक। इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है, जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखी है अर्नेस्ट हैकल ने। किताब का नाम ध्यान रखना है। अर्नेस्ट हैकल ने ये कहा है कि किसी भी वातावरण, किसी भी एनवायरनमेंट और किसी भी जीव समुदाय, यानी कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी के म्यूचुअल रिलेशंस की स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। तो इकोलॉजी क्या है कि जब हम किसी जो जीव समुदाय है, किसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, उसका और उसके वातावरण की स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको इकोलॉजी कहा जाता है। इसकी दो ब्रांचेस बताई गई हैं। पहली ब्रांच है स्व पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी को बोला जाता है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी बोला जाता है इसमें। अब ये ऑटो इकोलॉजी क्या है, तो ऑटो इकोलॉजी इसकी वो ब्रांच है जो किसी एक पर्टिकुलर जीव या एक पर्टिकुलर स्पीशीज और उसके एनवायरनमेंट के बीच के संबंध का अध्ययन करती है। इकोलॉजी क्या है, जीव कम्युनिटी और उसके वातावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एक जीव या एक स्पीशीज और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसको ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उठा लिया कि जो डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन और डॉल्फिन का जो एनवायरनमेंट है, डॉल्फिन और डॉल्फिन के एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है। ठीक है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से किस प्रकार से रिलेट करता है, कैसा रिस्पॉन्स करता है उसके बदलाव में, उसमें बदलाव आने पर उसके हिसाब से कैसे वो अपने आप को अडॉप्ट करता है। तो ये हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। तो जब हम एक पर्टिकुलर जीव या एक पर्टिकुलर स्पीशीज के कंटेक्स्ट में उसके और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो इसको स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो ऑटो इकोलॉजी है, स्व पारिस्थितिकी है, इसमें ये जानने का प्रयास किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर जीव अपने एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, और बायोटिक जैसे जो दूसरे जीव वहां पर हैं, उनके कंटेक्स में किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, वो अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से जीवित रहता है, किस तरीके से अपने आप को उसके अनुकूल बनाता है, पर्यावरण में थोड़ा सा बदलाव आने में वो किस तरीके से वहां पर अपना अनुकूलन करता है, किस तरीके से अपने आप को वो वहां पर फलता फूलता है। ठीक। एक पर्टिकुलर जीव या स्पीशीज के कंटेक्स में हम लोग देख रहे हैं, जैसे एक कोई खास पौधा है, वो अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में, क्लाइमेटिक कंडीशन में, अगर हम उसमें उसकी ग्रोथ रेट की स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर पौधे को हम लोगों ने देख लिया और हम लोग अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में लेके जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उसकी ग्रोथ रेट कैसी है, तो ये क्या है, ये ऑटो इकोलॉजी होगी। एक पर्टिकुलर पौधे को देखा जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर मछली की एक स्पीशीज हमने देखी, हमने अभी मान लिया फॉर एग्जांपल किसी खास मछली को ही हम लोगों ने उठा लिया, फॉर एग्जांपल डॉल्फिन को ही ले लिया हम लोगों ने। तो वो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, वो टेम्परेचर में चेंज होने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर घटने पर किस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, क्या उसकी सहनशीलता है, ये ऑटो इकोलॉजी का पार्ट होगा, स्व पारिस्थितिकी में आ जाएगा। ठीक। ये क्या है, ये किसी एक जीव या किसी एक जाति पर ही केंद्रित रहती है। माइक्रो लेवल पर हम यहाँ पर इसको एनालाइज करते हैं, ये ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होती है और किसी भी पर्टिकुलर जीव की इकोलॉजिकल नीशे को समझने में सहायक होती है। हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी कि इकोलॉजिकल नीशे क्या होता है,
कि एक जीव कहाँ पर रहता है, क्या खाता है, अपने आसपास के लोगों से कैसे रिएक्ट करता है, ये उसका इकोलॉजिकल नीचे है। तो इसको समझने में, एक पर्टिकुलर जीव की इकोलॉजिकल नीचे को समझने में भी ऑटो इकोलॉजी जो है वो हमारी मदद करती है। तो इसमें एक ही प्रजाति के, है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही प्रजाति के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर समुदाय पारिस्थितिकी होती है। समुदाय पारिस्थितिकी को बोलते हैं सिन इकोलॉजी। ये क्या है? सिन इकोलॉजी है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ये इकोलॉजी की वो ब्रांच है जो कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को, यानी कि कई जीवों का और उनके म्यूचुअल रिलेशन का स्टडी करती है। जब एक का किया तो वो क्या हो गया, ऑटो इकोलॉजी और स्वपारिस्थितिकी। जब कई सारे जीवों को, कई सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग और उनके म्यूचुअल रिलेशंस की स्टडी करते हैं तो वो क्या हो गया, समुदाय पारिस्थितिकी या सिनेकोलॉजी हो गया। ठीक। ये बेसिकली इसमें देखा जाता है, स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि किसी खास एनवायरमेंटल एरिया में वो एक साथ किस तरीके से रहते हैं और आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ वो म्यूचुअल रिएक्ट करते हैं, म्यूचुअल एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये समुदाय पारिस्थितिकी होती है। ये क्या करती है, ये समूहों यानी कि कम्युनिटीज या पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के व्यवहार, उनकी म्यूचुअलिज्म यानी कि पारस्परिकता, उनके बीच में किस तरीके से प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होता है, जो परजीविता है, ठीक है, जो जो फूड चेन है, इन सब की इकोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, पारिस्थितिक जटिलता है, उसको समझती है। फॉर एग्जाम्पल, एक तालाब में पाई जाने वाली मछलियों, उस तालाब में पाए जाने वाले पौधों, उस तालाब में पाए जाने वाले कीड़ों और उस तालाब में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवों हैं, इन सभी के आपस के संबंध को जब हम स्टडी करते हैं तो ये समुदाय पारिस्थितिकी हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम किसी जंगल को देख लें तो उस जंगल में जो बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जिनमें कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं, ये आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये किस में आ गया, ये समुदाय पारिस्थितिकी में आ गया, सिन इकोलॉजी में आ गया। इसमें कई सारी स्पीशीज और उनकी पॉपुलेशन, उनकी कम्युनिटी पर कंसंट्रेशन किया जाता है। ये माइक्रो लेवल पर नहीं, किसी एक की स्टडी नहीं कर रहे हैं। जब एक की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो में आ गया और वो स्व पारिस्थितिकी में आ गया। इसमें कई सारे जानवरों को, कई सारी स्पीशीज को एक साथ देखा जाता है, उनके आपस के संबंध को देखा जाता है। तो एक ऐसा ये व्यापक स्तर का यानी कि मैक्रो लेवल का अध्ययन है। और ये किसी भी इकोसिस्टम की जो गहराई है उसको हमारे सामने लेके आता है, ये बायोडाइवर्सिटी। ठीक। इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, पारिस्थितिकी संतुलन है, उसको एनालाइज करने का काम करता है। कोई जो जैव समुदाय है, जो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसका कंपोजिशन कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, ये समझने में हमारी मदद करता है। ठीक। तो जहां ऑटो इकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी हमको ये समझने में मदद करती है कि एक पर्टिकुलर जो जीव है या एक पर्टिकुलर स्पीशीज है वो किस तरीके से अपनी एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटती है, वहीं जो सिनिकोलॉजी या समुदाय पारिस्थितिकी वो ये बताती है कि अलग अलग टाइप की स्पीशीज या अलग अलग प्रकार के जानवर या अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मिलकर किस तरीके से एक संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज और बैलेंस इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये सिन इकोलॉजी कहलाती है, यानी कि इसमें सभी पादपों या और जीव समुदायों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो मैं मौजूद हूँ, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। गहन परिस्थितिकी हम लोग अभी देख के आए हैं, डीप इकोलॉजी, अर्नीस्ट नेस ने इसका इस्तेमाल किया था, जहां पर ये कहा गया था कि जो मानव है और जो बाकी सभी जीव वो समान है। ऐसा नहीं कि जो ह्यूमन है वो सुपेरियर बीइंग है और जो बाकी जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं वो लोअर बीइंग या इंफीरियर बीइंग है, और इंसान को ये हक मिल जाता है कि कभी भी किसी भी जानवर को मार दे, कभी भी किसी पेड़ को काट दे या कभी किसी भी जानवर को मार के खा ले, ये उसको हक मिल जाता है। ऐसा नहीं है। डीप इकोलॉजी कहती है कि जितना जितना जीव, जितना प्राण इंसान के अंदर है, उतना ही प्राण उस जानवर के अंदर है, उस पेड़ के अंदर है। तो उसको बराबर की फुटिंग देनी चाहिए। प्रकृति ने जितनी मेहनत से, जितनी उससे मनुष्य को बनाया है,
उतना ही प्रकृति को प्यार उस छोटे से कीड़े से है, उतना ही प्रकृति को प्यार एक शेर से है, एक हाथी से है, एक मच्छर से है, एक मक्खी से है, एक मछली से है और पेड़ पौधों से है। तो ये सब बराबर फुटिंग में आते हैं। इंसान को अपने हितों को प्रायोरिटी ना देकर सभी जीवों को अपने बराबर का मानना चाहिए। ये डीप इकोलॉजी हमसे गहन पारिस्थितिकी है जो है वो ये कहती है। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना है ये नाम अर्नीज नेस के द्वारा किया गया था। फिलोसॉफिकल और एथिकल टर्म है ये हमारे पास। ये क्या कहता है, ये प्रकृति पर केंद्रित है। इसके अनुसार मानव और अन्य सभी जीव समान हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है, इसका एसेंस यही है। ठीक है। ये जो अवधारणा है ये क्या करती है, मानव जीवन की क्वालिटी यानी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस पर जोर देती है। इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए। वहीं सतही पारिस्थितिकी जो एक दूसरा टर्म है, सतही पारिस्थितिकी जो दूसरा टर्म है वो बेसिकली इसका ठीक अपोजिट है। ठीक है, सतही पारिस्थितिकी इसका ठीक अपोजिट है। और सतही पारिस्थितिकी को हम लोग बोलते हैं शैलो इकोलॉजी। और ठीक अपोजिट जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है वो सर्वोपरि है, वो सुपीरियर है। और वो अपने फायदे के लिए किसी भी जीव को मार सकता है। ठीक, वो किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का, किसी भी पेड़ पौधे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है शैलो इकोलॉजी में ये बात कही जाती है। और ये एक ऐसा एनवायरमेंट मेंटल एक विजन है जो किस पर बेस्ड है, जो मानव केंद्रित है। और इसमें मानव को ही सर्वोच्च माना जाता है। इसमें एनवायरनमेंट की रक्षा की बात तो होती है, इसमें पॉल्यूशन के कंट्रोल की बात होती है, इसमें जो नेचुरल रिसोर्स है जो उनके कंजर्वेशन की बात तो की जाती है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केवल और केवल क्या होता है कि हम मनुष्य किस तरीके से अपना जीवन बेहतर कर सकें, हम मनुष्य किस तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। इन सब का ऑब्जेक्टिव केवल ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन का जो अस्तित्व है, जो उसकी एंटिटी है उसको बनाए रखने के लिए ही होता है। पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण का नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात हम दूसरे जीवों के बेहतरी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना बेनिफिट कर सके, अपना कल्याण कर सके, अपना वेलफेयर कर सके और अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें। ये सतही पारिस्थितिकी की बात होती है। इसके प्रतिपादक कौन है, ग्रीनेल्स हैं इसके प्रतिपादक। और ये मानव केंद्रित अवधारणा है। मेन पॉइंट यहाँ पर यह है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये कैसी अवधारणा है, मानव केंद्रित अवधारणा है। और ये क्या करती है, ये ह्यूमन इंटरेस्ट की बात करती है, मानव हितों की बात करती है। और मानव हितों की रक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देती है। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो सरल शब्दों में कहा जाए कि सतही पारिस्थितिकी या शैलो इकोलॉजी में किसी भी प्राकृतिक चीज या खुद प्रकृति की वैल्यू तभी है जब वो मानव के लिए उपयोगी हो। मानव के लिए उपयोगी नहीं तो वो बेकार है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास इकोलॉजिकल निशे। कुछ देर पहले हम लोगों ने इसकी बात की थी। इकोलॉजिकल निशे इसी को पारिस्थितिक कर्मता या पारिस्थितिकी आला भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इकोलॉजिकल निशे ही बोला जाता है। हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर से एक बार इसके डिटेल में बात कर लेते हैं। अब इकोलॉजिकल निषेध का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल निषेध का मतलब होता है कोई भी जीव या उसकी कोई भी स्पीशीज की एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर इकोलॉजी में, एक पर्टिकुलर परिस्थिति में क्या रोल है उसका, उसकी क्या पोजीशन है, उसका क्या काम है, ये उसका इकोलॉजिकल निषेध होता है। ठीक, क्लियर। इसको इसको सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में हम देखते हैं बहुत सारे चैनल्स हैं। कोई पर्टिकुलर चैनल जो है वहां पर फूड वीडियोस बनते हैं, तो उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी पोजीशन क्या है कि वो फूड वीडियोस बनाकर अपने जो ऑडियंसेस है, अपने जो व्यूवर्स हैं उनके पास पहुंचता है। तो उसकी निशे क्या हो गई, फूड वीडियो। कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहा है उस चैनल का जो काम क्या है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाना, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों से जागरूक करना, खबरें पहुंचाना उससे रिलेटेड। तो उसका निश्चय क्या हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। तो वैसे ही इकोलॉजिकल निशे में देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर जो जीव है या एक पर्टिकुलर स्पीशी है, उसकी उस इकोलॉजी में उसका रोल, उसकी पोजीशन, उसका काम क्या है।
यहाँ पर ये इस बात को दिखाता है कि एक पर्टिकुलर जीव कहाँ रहता है, क्या खाता है, किसके साथ compete करता है, और एक इकोलॉजिकल सिस्टम में उसका काम क्या है। हम इसको, जैसा मैंने कुछ देर पहले बोला था, उसका रोल, उसका प्रोफेशन बोल सकते हैं। ये हैबिटेट से अलग है। हैबिटेट तो एक तरीके से उसका एड्रेस हो गया, ठीक। एड्रेस से अलग चीज है, ये उसके रोल की बात करता है, ठीक। अब इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल नीशे के जो कंपोनेंट्स हैं, पढ़ाऊंगा तो थोड़ा डिटेल में तो जाऊंगा ही, है ना, ठीक। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, तो पहला है इसका कंपोनेंट जिसको बोलते हैं स्पेशियल नीशे। स्पेशियल नीचे यानी कि स्थानिक निच होता है, ये बताता है कि कोई जीव कहाँ पाया जाता है। जैसे वो जमीन की सतह पर पाया जाता है, वो जल में पानी में रहता है, पेड़ में रहता है, कहाँ रहता है, ये उसका स्पेशियल निशे हो गया। दूसरा है उसका ट्रोफिक निशे। ट्रॉफिक निशे होता है आहार निशे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आहार निशे। यानी कि ये बताता है कि वो जीव क्या खाता है, वो शाकाहारी है, वो मांसाहारी है, वो ऑमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी है, या वो परपोषी है, जैसे अमरबेल, है ना, परपोषी है, दूसरे पर डिपेंडेंट है खाने के लिए। ये उसका ट्रॉफिक निशे हो गया। फिर आता है रिप्रोडक्टिव निशे। रिप्रोडक्टिव निश्चय क्या होता है, ये बताता है उसका प्रजनन से संबंधित बातें, कि कौन से समय पर कौन सी जगह पर वो जीव क्या है, प्रजनन करने आता है। जैसे हम लोगों ने ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में बात की थी, दुनिया भर से घूम फिर के पर्टिकुलर जगहों पर जाकर ही वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इंडिया में कहाँ पर, गंजम कोस्ट पे आते हैं, ऋषिकुल्या रिवर के पास आते हैं। ये क्या है, ये इनका रिप्रोडक्टिव निश्चय है। एक जगह निश्चित है, एक समय निश्चित है, जहां पर वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ऐसे ही आता है हमारे पास अगला उसका कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल निशे। फंक्शनल निशा एक क्रियात्मक निशे, यानी कि एक इकोसिस्टम में उसका रोल क्या है ना, इकोलॉजिकल सिस्टम में वो क्या रोल प्ले करता है। क्या वो पॉलिनेशन करने का काम करता है, या वो बीजों को फैलाने का काम करता है, या वो मरे हुए जीवों को डिकम्पोज करता है, ये उसका फंक्शनल निशे हो गया। यानी कि इकोलॉजिकल निशे के चार मेन पार्ट हैं, या चार मेन कंपोनेंट्स हैं। स्पेशियल निचे यानी कि स्थानिक निच, कि वो कहाँ पर पाया जाता है, जमीन की सतह पर, पानी में, हवा में, पेड़ों पर कहाँ पाया जाता है। ट्रॉफिक निशे की वो क्या खाता है, वो वेजिटेरियन है, वो कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, ऑमनीवोरस है, या परपोषी है, ठीक। रिप्रोडक्टिव निशे किस समय पर और किस जगह पर जाकर वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। फंक्शनल निशे इकोलॉजिकल सिस्टम में उसका क्या रोल है, क्या वो पॉलिनेट करता है, क्या वो डिकम्पोज करता है, क्या वो बीजों को फैलाने का काम करता है, स्कैटरिंग का काम करता है, ये सब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी का जो 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 स्पेशियल निशे है, मधुमक्खी का जो स्पेशियल निशे है, कहाँ रहती है मधुमक्खी, वहीं पर पाई जाएगी जहां पर फूल होंगे। तो फूल जहां पर है, बाग बगीचे, फूलों वाला स्थान, उसका क्या हो गया, स्पेशियल निशे हो गया, उसका आवास हो गया। उसका आहार यानी कि उसका ट्रॉफिक निश्चय क्या हो गया, उसका आहार, वो क्या खाती है, फूलों का रस पीती है। काम क्या है, फंक्शनल निश्चय क्या हो गया उसका, उसका फंक्शनल निश्चय है कि वो पॉलिनेट करता है, यानी कि वो पॉलिनेटर निश्चय में आ गया। फंक्शनल निश्चय उसका पॉलिनेटर निश्चय है। ऐसे ही अगर हम टाइगर की बात करें, बाघ की बात करें, तो बाघ का स्पेशियल निश्चय यानी कि जो उसका आवास है, कहाँ पाया जाता है, घने जंगलों में पाया जाता है। ट्रॉफिक निशय क्या हो गया, यानी कि उसका जो आहार निशय है वो क्या हो गया, तो उसका आहार क्या है कि वो कार्निवोरस है, वो दूसरे जानवरों को मारकर खाता है। उसका उसका जो फंक्शनल निशय है वो क्या है, उसका फंक्शनल निशय है कि वो टॉप प्रेडेटर है, वो शीर्ष शिकारी है। वो शिकार एक संतुलन शिकार करके एक संतुलन बनाए रखने का काम करता है, एक बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि इकोलॉजिकल निशे आपको समझ में आ गया। कोई थोड़ी सी चीजें इसको हम लोग और देख लेते हैं। ये दो टाइप्स के तो इसको कंपोनेंट हैं, ये क्या है, ये इसके कंपोनेंट है, घटक हैं। इसके टाइप की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं मूल निशे, यानी कि फंडामेंटल निशे,
और दूसरा होता है हमारे पास रियलाइज्ड निशे, यानी कि वास्तविक निशे। फंडामेंटल निशे और रियलाइज निशे। फंडामेंटल निशे क्या होता है? फंडामेंटल निशे एक आइडियल कंडीशन है जिसमें कोई भी जीव बिना किसी कंपटीशन के रह सकता है। तो अगर ये आइडियल कंडीशन ऐसा होता नहीं है, तो जब वो कंडीशन, वो आइडियल कंडीशन जहां पर उसके सामने कोई कंपटीशन ना हो, ऐसा निश्चय कहलाता है फंडामेंटल निश्चय। ना तो रहने की जगह पर उसके लिए कोई कंपटीशन है, ना खाने के लिए कंपटीशन है, तो ये क्या हो गया? फंडामेंटल निश्चय हो गया। जबकि दूसरा है रियलाइज निश्चय, ये वास्तविक है, ये रियलिटी में पाया जाता है, और रियलिटी में हर जीव को compete करना पड़ता है, उसको खतरों का सामना करना पड़ता है। ठीक ठीक, उसको प्रतिस्पर्धा करनी होती है खाने के लिए, उसको प्रतिस्पर्धा करनी होती है अपने हैबिटेट के लिए। जैसे शेर की बात अगर हम लोग करें, तो शेर अपना एरिया मार्क करके रखते हैं, दूसरा शेर वहां पर नहीं आ सकता, अदरवाइज क्या होगा? कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वही रहेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक। शिकार उनका होता है तो उसका भी सामना उनको करना पड़ता है, हिरन वगैरह है उसको शिकार वगैरह जो है उसका सामना करना पड़ेगा, कहीं को उसको मार के खाना जाए कोई दूसरा जानवर। तो ये रियलाइज निशे है जहां पर आइडियलिस्टिक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे एक पौधा है, वो पूरी छाया और अगर धूप में उग सकता है तो ये फंडामेंटल निशे है। ठीक। लेकिन अगर कोई बड़ा पेड़ है और उसकी धूप छीन ले, तो वो क्या है? वो छाया में ही बढ़ेगा केवल। ठीक, ये उसकी क्या है? ये रियलाइज, मतलब क्या होना चाहिए आइडियलिस्टिक कंडीशन में, फंडामेंटल निशे है, और क्या मिल रहा है, ये उसका रियलाइज्ड निशे है। ठीक। अब निशे और कंपटीशन में क्या होता है, ध्यान रखिए कि अगर दो जीवों का निशे एक हो जाए, जैसे दो जीव हैं, वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया आपको बाघ का, मैंने एग्जांपल दिया आपको शेर का। शेर बाघ अपने एरिया मार्क करके रखते हैं, दूसरा नहीं आ सकता। तो अगर एक बाघ या एक शेर के इलाके में दूसरा शेर या दूसरा बाघ आ जाए मेल, तो वो वहां पर दूसरा एक दूसरे को रहने नहीं देगा, वहां पर कंपटीशन होगा, और जो जीतेगा वही वहां पर रहेगा, दूसरा या तो मर जाएगा या तो भाग जाएगा। ठीक। क्लियर? तो ये क्या है? ये चीज यहाँ पर होती है। यहाँ पर गॉस का एक एक प्रिंसिपल है, इसको हम गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें यह कहा गया कि अगर दो जीवों का जो निशय है वो पूरी तरीके से एक जैसा हो जाए, तो एक जीव दूसरे जीव को समाप्त कर देगा, या तो वो समाप्त कर देगा या दूसरे जीव को अपनी निशे चेंज करने की। बाघ का एग्जांपल ध्यान रखिए ना, कि दो बाघ एक ही एरिया में आ गए तो लड़ाई होगी, कंपटीशन होगा, जो जीतेगा वो रहेगा, तो दूसरा वाला जो हार गया है तो वो मर जाएगा, मार दिया जाएगा, या उसको अपनी निशे, अपनी रहने की जगह क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। यही चीज ट्रॉपिकल निशे में भी आती है, यही चीज रिप्रोडक्टिव निशे में भी आती है, सभी जगहों पर ये आता है। ये जो कंसेप्ट है दिया किसने था, इंपॉर्टेंट है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक थे, प्रोफाउंडर थे कौन? जोसेफ ब्रेनेल इसके प्रोफाउंडर थे। तो ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी निशय की अवधारणा किसने दी थी? जोसेफ ग्रीनेल ने दी थी। और ये क्या कहता है कि वह स्थान जिसमें किसी स्पेसिफिक प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं सुलभ हो, उसको उसका पारिस्थितिकी निशय आला कहते हैं। कौन कौन सी? रहने की जगह, आहार, रिप्रोडक्टिव और फंक्शन की जगह। ठीक। यहाँ पर देखिए, एक निशय में दो प्रजातियां साथ नहीं रह सकती, मैंने बताया अभी। एक निशय में रहने वाली प्रजाति दूसरे निशय में रहने वाली प्रजाति की परिपूरक होती है, कंपटीटिव नहीं है। अगर कंपटीटिव है तो वो चली जाएगी। अब जैसे बाघ, मेल बाघ और फीमेल बाघ रह सकते हैं क्योंकि परिपूरक हैं एक दूसरे के, लेकिन दो मेल कंपटीटिव बाघ वहां पर नहीं रह सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर आ जाते हैं हम लोग इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? यहाँ पर एजी टांसले का नाम हमारे सामने आता है। एजी टांसले के बाद ने ये कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो इकोसिस्टम है, वो भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। भौतिक तंत्र मतलब एबायोटिक जो चीजें हैं उनका एक विशेष प्रकार होता है, भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। और इसमें ये बनता किससे है? ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से ये बनता है। तो ये ध्यान रखना है
कई सारी चीजें ध्यान रखनी है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो पहली चीज तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अजैविक और जैविक घटकों से बनता है, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। ये एक खुला तंत्र होता है, ये एक ओपन सिस्टम होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। कुछ खास बातें यहाँ पर विशेषताएं हैं, जैसे एक निश्चित एरिया में होगा, इसमें एक फंक्शनल रीजनल यूनिट होगी, तीन बेसिक कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। ये कौन कौन से हैं? एनर्जी कंपोनेंट, जहां से उसको एनर्जी मिलती है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो तीन तरीके के होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे और डिकम्पोजर्स होंगे। जो एबायोटिक होंगे उसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल जो प्रोडक्ट, जो पदार्थ होंगे वो होंगे। ये एक खुला तंत्र होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है और उसकी अपनी उत्पादकता होती है, इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी होती है। समझतेंगे अभी क्या होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय, यानी कि जो जमीन में पाया जाता है और जो पानी में पाया जाता है। जलीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दुनिया के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब ये तो कोई समझने वाली बात है नहीं, हम जानते हैं दुनिया का, हमारी अर्थ का जो सबसे बड़ा पोर्शन है उसमें पानी है, और थोड़ा जो पोर्शन है उसमें जमीन है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो क्योंकि पानी ज्यादा है, समुद्र बहुत फैला हुआ है, तो समुद्री इकोसिस्टम क्या हो गया, वही तो सबसे बड़ा होगा, वही सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग यहाँ पर एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन की बात करते हैं। तो फूड चेन बेसिकली क्या होती है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। अच्छा, एक बड़ा कंफ्यूजन हिंदी में होता है, लोग कहते हैं कि श्रा कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा मिलता है, शा के नीचे री। तो जब शा के नीचे री की मात्रा लग जाती है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हिंदी का है, इसको हम हटा देते हैं, आपने समझ लिया होगा। ठीक। अब यहाँ पर आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला क्या होती है? आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला एक क्रमबद्ध श्रृंखला होती है। क्रमबद्ध का मतलब होता है इसमें एक सीरीज बनी होती है जिसमें ऊर्जा और पोषण यानी कि एनर्जी और न्यूट्रिशन का ट्रांसफर जो है वो एक जीव से दूसरे जीव तक फूड के माध्यम से होता है। ठीक। ध्यान सुनिएगा, जो फूड चेन है वो क्या है? फूड चेन एक ऐसी चेन है, एक ऐसी क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिशन का जो ट्रांसफर है, जो संचरण है, वो एक जीव से दूसरे जीव के बीच में होता है। भोजन के माध्यम से एक जीव दूसरे जीव को खाकर एनर्जी और न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और ये जो क्रम है ये प्रोड्यूसर से शुरू होता है और प्रोड्यूसर से शुरू होकर ये टॉप कंज्यूमर तक जाता है, टॉप कंज्यूमर तक जाता है। ठीक। सरल शब्दों में हम इसको समझें तो ये है कि एक फूड चेन या आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला एक वो रास्ता है जिसके द्वारा जो सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का है, जो कि सूरज है, उसकी जो एनर्जी है वो पौधों में जाती है। पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं। और इस क्रम में जो एनर्जी है वो एक जीव से दूसरे जीव तक ट्रांसफर होती रहती है। सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप किया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधों ने, पौधों को खाया, शाकाहारी जानवरों ने, फॉर एग्जाम्पल हिरन ने खा लिया तो वो एनर्जी हिरन में आ गई। हिरन को शेर ने खा लिया तो वो एनर्जी किस में चली गई? शेर में चली गई। तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता जाता है। कंपोनेंट्स को अगर हम लोग देखें
तो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं इसके, फूड चेन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो फूड चेन के कंपोनेंट, सबसे पहले जो कंपोनेंट हैं, फूड चेन का जो कंपोनेंट है वो है हमारा सबसे पहले प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। फिर आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। फिर होता है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर, और फिर आता है हमारे पास डीकम्पोजर। इनको अलग अलग तरीकों से अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। ऐसे उत्पादक कौन हो गया? जो जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कौन करता है? हिरन तो नहीं प्रोड्यूस करता एनर्जी, ठीक। जो हरे पौधे होते हैं, जो एल्गी होता है, ये सूरज की ऊर्जा लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करके भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्या है? ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। घास हो गई, पेड़ पौधे हो गए, एल्गी हो गया, ये सब हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं, जो पौधों को खाते हैं, गाय हो गई, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ये सब क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। वो मांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे लोमड़ी है, मेढक है, जैसे ग्रॉस हॉपर ने घास खाई तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। मेढक ने ग्रॉस हॉपर को खा लिया, मेढक ने टिड्डे को खा लिया, ये क्या है? मेढक क्या हो गया? ये एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक। टर्शरी कंज्यूमर में वो जानवर आते हैं, वो उपभोक्ता आते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो घास उगी, घास प्रोड्यूसर है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, मेढक को सांप खा गया, या मेढक को चील खा गई, मेढक को बाज खा गया, ये क्या है? ये टर्शरी कंज्यूमर है। फिर ये मर गए, मरने के बाद इनको डिकम्पोज किया जा रहा है। तो जिनको डिकम्पोज कर रहे हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, ये सारी चीजें जो मरे हुए जानवरों को डिकम्पोज करती हैं, अपघटन करती हैं, उनका उनको विघटित करती हैं, ठीक, और उनके न्यूट्रिशंस को वापस मिट्टी में मिला देती हैं, इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं या अपघटक बोलते हैं। तो ये हमारे जो है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो मैं हूं, मुझसे पूछिए। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि पहले हम बात कर लेते हैं स्थलीय खाद्य श्रृंखला का, फिर इसके रीड कर लेंगे। यानी कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें तो घास, घास को खरगोश ने खाया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्थलीय खाद्य श्रृंखला। स्थलीय को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक। तो जैसे यहाँ पर हो गई घास, घास है प्रोड्यूसर, घास को खाया किसने? खरगोश ने खाया, खरगोश ने खाया। खरगोश को खाया किसने? खरगोश को खा गई लोमड़ी, ठीक, ठीक। लोमड़ी को, बड़े बड़े बाज होते हैं, आपने देखा होगा, शायद ना भी देखा हो, लेकिन लोमड़ी को उठा ले गया बड़ा सा बाज और खा गया। फिर बाज या इनमें से कोई भी मर गया, तो मरने के बाद उसको कौन है डिकम्पोज करते हैं? कौन? अपघटक। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये फूड चेन चल रही है। फिर से जमीन में मिल गए, पौधा होगा, जमीन से पोषक तत्व लिए, सूरज से एनर्जी ली, भोजन बना दिया, फिर से खाद्य श्रृंखला शुरू हो गई। वहीं अगर हम बात करें एक्वेटिक फूड चेन की, एक्वेटिक फूड चेन की बात करें या हिंदी में बोले तो जलज खाद्य श्रृंखला की बात करें, तो इसमें फॉर एग्जांपल एल्गी आ गया, शैवाल आ गया। शैवाल को खाया किसने? शैवाल को खाया झींगे ने। झींगों को खाया किसने? झींगों को खाया एक छोटी मछली ने। छोटी मछली को खाया किसने? बड़ी मछली ने खाया। बड़ी मछली को पकड़ लिया ह्यूमन ने, मानव ने खा लिया। तो ये एक फूड चेन है। इनमें से कोई भी मर गया तो उसको क्या किया जाएगा? उसको डिकम्पोज किया जाएगा। कौन करेगा? अपघटक करेंगे। तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? अपघटक आ रहा है। सबसे पहले कौन आ रहा है? प्रोड्यूसर आ रहा है, ठीक है। क्लियर? तो अब यहाँ पर ये फूड चेन है, इसमें अलग अलग लेवल्स हैं। इन अलग अलग लेवल्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो लेवल है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम स्तर, प्रथम स्तर पर कौन आता है?
प्रथम स्तर पर आते हैं उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर्स आते हैं। द्वितीय स्तर पर कौन आता है, ये दूसरा दो है। द्वितीय स्तर पर कौन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। तीसरे स्तर पर कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा। चौथे स्तर पर कौन आएगा, टर्शरी कंज्यूमर या सर्वाहारी। और फिर फिफ्थ हमारे पास एक और आ जाता है, जिस पर आता है कौन, डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक। कभी कभी इसको अलग से भी मान जाता है, इसीलिए चार यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं अलग भी इसको मान लेते हैं, इसमें लेवल्स में लेके नहीं आते हैं। ठीक। खाद्य श्रृंखला के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो प्राकृतिक शाकाहारी खाद्य श्रृंखला होती है। जो प्राकृतिक शाकाहारी खाद्य श्रृंखला होती है वो पौधों से शुरू होती है, और उसके बाद शाकाहारी जानवरों और फिर मांसाहारी जानवरों तक जाती है, जैसे घास, हिरण, बाघ। अपघटन खाद्य श्रृंखला मरे हुए जानवरों से शुरू होती है। ये एक पौधा है, उसका पत्ता गिर के मर गया, उस पर कोई कीट है जो उस मरे हुए पत्ते को खा रहा है, उसको मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया। शुरुआत कहाँ से हुई, मृत जीव से शुरू हुई। परजीवी खाद्य श्रृंखला जो है वो परजीवी जीवों से जुड़ी होती है। ठीक। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला क्या करती है, ये खाद्य श्रृंखला क्या करती है, खाद्य श्रृंखला हमें बेसिकली ऊर्जा का प्रवाह और न्यूट्रिशन साइकिल को समझने में मदद करती है, कि जो जो एनर्जी है उसका फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। शाकाहारी खाद्य श्रृंखला में पौधे से हिरण में, हिरण से बाघ में, इस तरीके से हो रहा है। ठीक। ये बायोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम करती है, और अगर किसी एक कड़ी में टूटन हो गई तो पूरा एनवायरनमेंट, पूरी इकोलॉजी प्रभावित हो जाती है। जैसे अगर किसी जंगल में हिरण खत्म हो गए तो शेर मर जाएगा, वो खाएगा क्या। या अगर किसी इसमें शेर ही गायब हो गए, शेर ही विलुप्त हो गए, टॉप प्रेडेटर गायब हो गया, तो ये जो शाकाहारी जानवर है इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि जगह जो है वो कम पड़ जाएगी, पूरी इकोलॉजी जो है वो प्रभावित वहां पर हो जाएगी। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर एक होते हैं स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ बेसिकली प्रोड्यूसर ही होते हैं। ये वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस, ये क्या है, ये कीमोसिंथेसिस है। और ये फोटोसिंथेसिस, इसके द्वारा अपना आहार, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। जैसे घास हो गया, पेड़ पौधे हो गए, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। वही साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक, इनमें से कुछ जो है वो हमारे पास केमिकल से बनाते हैं, कीमोसिंथेसिस से बनाते हैं। जैसे एलिसिया क्लोरोटिका जो एल्गी होता है, ये पर्णहरित, यानी ये क्लोरोप्लास्ट का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाता है। ठीक। और इसको बोलते हैं क्लेप्टोप्लास्टी। शैवाल से पर्णहरिम लेकर भोजन निर्माण करता है, क्लेप्टोप्लास्टी इसको बोलते हैं। प्रोड्यूसर वे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि संपूर्ण पारतंत्र के लिए, पूरे इकोलॉजी के लिए भोजन बनाते हैं और ऊर्जा को स्टोर करते हैं। ठीक। अगर हम जो एक्वेटिक इकोलॉजी, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें अगर देखें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा वो कौन होगा, एल्गी एक्सेट्रा होंगे। फॉरेस्ट इकोलॉजी में प्राइमरी कौन होगा, वो होगा हमारे पास जो जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं वो। और घास, यानी कि जो ग्रास इकोलॉजी है उसमें कौन होगा, घास और दूसरे पौधे। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, मानव सहित वे सभी जंतु जो स्वपोषी पौधों या प्रोड्यूसर के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना फूड प्राप्त करते हैं। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं वे सभी जीव जो अपना भोजन प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं, हरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये जो है ये पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और खुद भोजन बनते हैं, किसका, द्वितीय द्वितीय उपभोक्ताओं का, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। इसीलिए प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, जैसे खरगोश, हिरण, गाय, बकरी, टिड्डा आदि। सेकेंडरी कंज्यूमर ये सभी मांसाहारी जीव होते हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से भोजन प्राप्त करते हैं। तृतीय उपभोक्ता यानी कि टर्शरी कंज्यूमर, वे सभी मांसाहारी जीव जो द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें टॉप प्रेडेटर भी या टॉप मांसाहारी जीव भी कहा जाता है।
ठीक। अब यहाँ पर अगर देखें तो जितने भी उपभोक्ता हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। तो क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसीलिए सभी परपोषी जीवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाले जीवों की श्रेणी में आते हैं। वो जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं उनको सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरस कहा जाता है, और इनको टॉप न्यूट्रिशन लेवल पर रखा था। जैसे इंसान शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो सबसे टॉप पर है। ठीक। जो बायो मैग्निफिकेशन होता है उसका सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं जीवों पर पड़ता है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है, कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे। परपोषी जीव क्या होते हैं? परपोषी जीव वो जीव होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। और हम लोगों ने देखा अभी कि जितने भी प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हैं, टर्शरी प्रोड्यूसर हैं, ये सभी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं। तो ये सभी कैसे हैं? ये सभी परपोषी हैं। तो वो जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों या साधनों पर निर्भर करते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। तीन तरीके के होते हैं। पैरासाइट यानी कि परजीवी, जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। सैप्रोफाइट यानी खिदमतजीवी, जो मरे हुए जीवों या मरे हुए पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। और प्राणी संभोजी होलोजोइक, जो मुख से भोजन ग्रहण करने वाले जीव होते हैं, वो ये होते हैं। फिर आता है डीकम्पोजर। डिकम्पोजर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरे हुए पौधों को, मरे हुए जंतुओं को, दूसरा जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको सड़ा गलाकर डिकम्पोज करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये जैविक पदार्थों को सड़ा कर खाद और फर्टाइल सॉइल में बदल देते हैं। ये जीवी और अजीवी घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। इसमें अभी कुछ समय पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन जो है वो ये संबंध स्थापित करता है। प्रोड्यूसर और जो डिकम्पोजर दोनों ऑप्शन थे। और यहाँ पर बड़ा झंझट हुआ था, कुछ लोग प्रोड्यूसर बोल रहे थे, कुछ लोग डिकम्पोजर बोल रहे थे, लेकिन सही जवाब क्या है? डिकम्पोजर है। आयोग ने पहले प्रोड्यूसर दिया था और बाद में बदलकर डिकम्पोजर कर दिया था। इन्हें स्कैवेंजर ऑफ नेचर भी कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कवक हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। क्लियर। अब विभिन्न बायोम में खाद्य श्रृंखला। तो पहले हम लोग यहाँ पर बायोम तो समझने की बायोम हमारा क्या होता है। बायोम की अगर बात करें तो बायोम एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होता है, जहाँ का जो क्लाइमेट है, जहाँ की जो मिट्टी है, जहाँ का जो टेम्परेचर है, जहाँ का जो प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा, और दूसरी जो कंडीशंस है वो ऐसी हैं कि वहां पर एक खास तरीके की जो वनस्पति है, जो पौधे हैं, और खास तरीके के जंतु या जानवर हैं वो वहां पर विकसित होते हैं, उसको हम बायोम बोलते हैं। अब इसको समझ लीजिए, जैसे हम रेगिस्तान में देखें और अगर हम पहाड़ों में देखें, तो जो पौधे जो जानवर हमको पहाड़ों में दिखेंगे, वैसे पौधे और वैसे जानवर हमको रेगिस्तान में नहीं दिखेंगे। जिस तरीके के पौधे, जिस तरीके के जानवर हमको समुद्र के किनारे मिलेंगे, वैसे पौधे वैसे जानवर हमको रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ऐसी मिट्टी है, ऐसा तापमान है, ऐसी दशाएं हैं, जहां पर एक खास प्रकार के पौधे और खास प्रकार के जानवर ही जो है वहां पर पाए जाते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक। इस बायोम को हम लोग हिंदी में जैव क्षेत्र और जीव मंडल क्षेत्र भी कहते हैं। सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो बायोम क्या होता है? सरल शब्दों में बायोम धरती पर वो क्षेत्र होता है जहां पर एक जैसे क्लाइमेट की वजह से एक जैसे वनस्पति और एक जैसे जीवों के समूह हमको देखने को मिलते हैं। वो फैक्टर जो एक बायोम को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो टेम्परेचर है, वो रेनफॉल है, मॉइस्चर है, उसका अल्टीट्यूड है, उसका लैटिट्यूड है, वहां पर किस तरीके की हवाएं हैं, किस तरीके की, अगर समुद्री है तो किस तरीके की ओशन करंट है, ये वहां पर देखने को मिलती है। जैसे अब अलग अलग प्रकार के बायोम्स होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रमुख मेजर जो टेरेस्ट्रियल बायोम है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। बहुत विशेषता क्या है? बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है और बहुत घने पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा डेजर्ट। ये एक ड्राई बायोम है, ये मरुस्थल है, बहुत कम बारिश होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। कैसे पौधे पाए जाते हैं? कैक्टस जैसे पौधे पाए जाते हैं।
कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। आपको कांटेदार पौधे रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे, पहाड़ों में नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। अगला है हमारा ग्रास लैंड। ये भी एक प्रकार का बायोम है, यानी कि घास भूमि है। जैसे सवाना हो गया, प्रेरी हो गया, पुस्ताज हो गए, यहाँ पर लंबी लंबी घासें होंगी, बहुत कम पेड़ आपको मिलेंगे, शाकाहारी जीव यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेंगे। फिर अगला बायोम है हमारे पास टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि समशीतोष्ण पतझड़ी वन। यहाँ पर साल में 4 मौसम आएंगे, मीडियम वर्षा होती है और पत्तियों को गिराने वाले पतझड़ी पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। 1:45 बज रहा है रात का, थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं इसको। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये क्या है? ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है समशीतोष्ण पतझड़ी वन, सॉरी समशीतोष्ण सदाबहार वन ये है। यहाँ पर हमें कैसे मिलेंगे? यहाँ पर हमको कोनिकल पेड़ मिलेंगे, शंकुधारी वन मिलेंगे, वृक्ष मिलेंगे, ठंडा वातावरण यहाँ पर होता है। फिर आता है टाइगा, ठीक, कोनिफेरस। फॉरेस्ट यानी कि इसको टाइगा या बोरियल वन भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा एरिया होता है, बर्फ होती है, और कोनिकल यहाँ पर भी पेड़ पाए जाते हैं। फिर अगला है हमारा बायोम जिसको हम टुंड्रा बोलते हैं। टुंड्रा में क्या होता है? टुंड्रा बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जमीन में भी बर्फ जमी होती है, कोई पेड़ नहीं यहाँ पर पाया जाता। टुंड्रा में केवल काई मिलेगी और केवल लाइकेन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ, यहाँ पर काई और लाइकेन, कोई पेड़ नहीं मिलेगा, ठीक। और ऐसे ही हमारे पास होता है माउंटेन बायोम, पर्वतीय बायोम। और पर्वतीय बायोम में ऊंचाई के साथ साथ जो जलवायु वो बदलती रहती है, और उसी हिसाब से पेड़ पौधे वनस्पतियां भी बदलती रहती हैं, ठीक है। एक्वेटिक बायोम में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्वेटिक बायोम यानी कि जलीय जो बायोम है। जलीय बायोम में आपका पहला आता है फ्रेश वाटर बायोम। फ्रेश वाटर बायोम यानी कि मीठे जल का बायोम। इसमें क्या आता है? नदियां आ गई, झीलें आ गई, तालाब आ गए। इसमें मछलियां पाई जाएंगी, मेढक पाए जाएंगे, जल में पाए जाने वाले कीड़े पाए जाएंगे। और समुद्री बायोम यानी कि मराइन बायोम। समुद्री बायोम में महासागर है, समुद्र है, मूंगे की चट्टानें हैं, यहाँ पर नमकीन पानी होता है, शार्क, व्हेल, मराइन जो प्लांट्स है वो पाए जाते हैं। भारत में कौन कौन से बायोम पाए जाते हैं? तो भारत में पाए जाने वाले बायोम कौन कौन से? भारत में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक। भारत में पाया जाता है डेजर्ट यानी कि शुष्क बायोम पाया जाता है। कहाँ पर? थार डेजर्ट राजस्थान में, ठीक। भारत में पाया जाता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? हिमालय की तलहटी में। भारत में पाया जाता है टुंड्रा क्लाइमेट, टुंड्रा फॉर वो पाया जाता है बायोम। कहाँ पर? लद्दाख और हिमालय की ऊंचाई वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक। तो अलग अलग बायोम्स में ऐसे हमारे पास घास भूमि है, यानी कि ये ग्रास लैंड है। इसमें खाद्य श्रृंखला कैसी होगी? इसमें घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, सांप को बाज खा जाएगा। फिर अब घटक आ जाएंगे। मराइन यानी कि एक्वाटिक में अगर देखें, तो एक्वाटिक में अगर हम तालाब को देखें, तो तालाब में हमारे पास एल्गी होगा, एल्गी को उसमें पैदा होने वाले कीट खाएंगे, उसको मछली खाएगी, मछली को बड़ी मछली खाएगी, उसको बगुला या सारस खा जाएगा। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन होंगे, उनको जू प्लैंक्टन खाएंगे, उसको मछली खाएगी, उसको सील खाएगी, सील को शार्क खा जाएगी। वन में घास या शाक होगा, उसको खरगोश या हिरण खाएगा, उसको शेर खा जाएगा। ये हमारा होता है। यहाँ पर देखिए जो स्तर बताए थे हम लोगों ने, वहां पर फिर से यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक पहला पोषण स्तर होता है, देखा था हम लोगों ने, अभी देख के आए हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर द्वितीय पोषण स्तर पर शाकाहारी होते हैं।
द्वितीयक उपभोक्ता में तीसरा पोषण स्तर में मांसाहारी, और चतुर्थ में हमारे पास उच्च मांसाहारी मनुष्य शेरा भी देख के आए हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो 2 बजने वाला है रात का, हम लोग इसको इतना रखते हैं। फिर मैं इसको आगे कल कंटिन्यू करूंगा। इसको देखिए, मैं लाइफ लाइन इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ यहाँ पर हम लोग कवर करते हुए चलें, जिससे कि आपका भी फायदा हो और चीजें जल्दी से और ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से हमारी हो जाए। तो इसको इतना रखते हैं, मिलते हैं आगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल फील फ्री मुझसे बात करने में। और ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। कभी भी कोई भी दिक्कत पढ़ाई में इन 30 दिनों में आपको आए तो मैं बोलिएगा मत, मैं मौजूद हूँ। और टेस्ट जरूर देते जाइए, टेस्ट डालता जा रहा हूँ। और समय की थोड़ी सी कमी रहती है तो थोड़ा कभी कभी आगे पीछे हो जाता है शीट उसमें, जो उसके वो हैं उन सबको देने में। और एक इकोनॉमिक्स की शीट मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा और उसको भी हम लोग देख लेंगे, उसको भी कवर कर लेंगे। कोई भी चीज, कोई भी कमी लेके एग्जाम में हम लोगों को नहीं जाना है। चलिए, पढ़िए, मिलते हैं।